हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, रोहतास में मुखिया पर लाठी डंडे से किया गया हमला, घायल मुखिया प्राथमिक इलाज के बाद रेफर। विरोध में समर्थकों ने सड़क जाम कर दिया। सासाराम जिले के दिनारा थाना क्षेत्र में देर शाम प्रखंड के नौवा पंचायत के मुखिया रमाकांत गांधी पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दैदहा गांव के निवासी मुखिया अपने घर के कुछ दूरी पर ही ग्रामीण सड़क से गुजर रहे थे कि उन पर कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। मुखिया के शोरगुल सुनते ही आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए। ग्रामीणों को आता देख हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। घायल मुखिया को परिजनों के द्वारा तुरंत दिनारा CHC में पहुंचाया गया, जहां की प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक उन्हें सदर अस्पताल सासाराम रेफर कर चुके हैं। मुखिया ने बताया कि मारने वाले में गाँव के ही महेंद्र शाह, उनके भाई मुन्ना शाह, महेंद्र का पुत्र प्रदीप शाह, तेजस शाह एवं राकेश शाह शामिल है। अगली खबर, किशनगंज में एक पत्नी ने देवर के प्यार में पति की हत्या करवा दी। उसने इसके लिए बाकायदा 1 लाख में शूटर्स हायर किए थे। वो पति से उसकी लोकेशन पूछकर शूटर्स को बताती रही और इसी लोकेशन के जरिए शूटर्स ने उसके पति को गोली मारी। गोली लगने के बाद आरोपियों को लगा कि वो मर गया। वो उसे छोड़कर भाग निकले। युवक ने अपनी पत्नी को फोन कर बताया कि उसे गोली लगी है, वो जल्दी आ जाए। पत्नी ने फिर से शूटर्स को फोन करके कहा कि वो अभी तो जिंदा है, काम पूरा नहीं हुआ। इसके बाद शूटर्स दोबारा लौटकर उसे चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी। किशनगंज SP ने कहा कि पप्पू की पत्नी प्रीति गुप्ता ने ही अपने देवर के साथ मिलकर हत्या की कार्रवाई को अंजाम दिया। घटना के बाद SDPO अनवर जावेद अंसारी के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए जांच प्रारंभ कर दी है। अगली खबर, बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में बहाल 4353 राजस्व कर्मचारियों को जिला आवंटित कर दिया गया है। बिहार SSC के द्वारा इनका चयन किया गया था। ये सभी कर्मी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, लेकिन न्यायिक कारणों से इनकी तैनाती नहीं हो पा रही थी। इन कर्मचारियों के लिए जिला आवंटन को लेकर कुछ भी समस्या आ रही थी। राज्य के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कर्मियों को जिलों को आवंटन के लिए अनोखा तरीका अपनाया। राज्य में पहली बार कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से कर्मियों की पोस्टिंग की गई। इसके लिए NIC के द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर का सहारा लिया गया। कुल 14 राउंड के रैंडमाइजेशन के बाद इन कर्मचारियों की पोस्टिंग का जिला तय किया गया। विभागीय मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि कर्मचारियों की सूची जिला आवंटन के बाद विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अगली खबर, भागलपुर में बैंक मैनेजर ने लगाई फांसी, पत्नी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने निकाला शव। बिहार के भागलपुर में एक बैंक मैनेजर ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। बरारी थाना क्षेत्र स्थित राजवीर टावर के फ्लैट में रहने वाले बैंक पदाधिकारी कुमार कुणाल ने देर रात आत्महत्या कर ली। कुणाल खंजरपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर पदस्थापित थे। कुणाल की पत्नी ने पुलिस को सूचना दी और बरारी पुलिस पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो देखा कि कुणाल पंखे से लटके हुए थे। बैंक पदाधिकारी मूल रूप से पटना सिटी के रहने वाले थे और पिछले 1.5 साल से भागलपुर में पदस्थापित थे। अगली खबर, बिहार में महिला अग्निवीरों की होगी भर्ती। मुजफ्फरपुर में 8 जिलों की होगी भर्ती। सेना में महिला अग्निवीर बहाली के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। शीघ्र ही तिथि की घोषणा की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला अग्निवीरों की भर्ती होगी। यहाँ पर 8 जिलों के अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। 162 सेंटीमीटर लंबाई और 17.5 से 23 साल तक की युवतियाँ इसके लिए आवेदन कर सकती है। इसके लिए मैट्रिक में 45 अंक से पास होना जरूरी है। प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 अंक लाना अनिवार्य है। मुजफ्फरपुर में भर्ती केंद्र पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरपुर सेना भर्ती केंद्र के कर्नल बॉबी जस्टोरिया ने बताया कि शीघ्र ही महिला अग्निवीर की भर्ती का कार्यक्रम घोषित होगा। मुजफ्फरपुर में भी 8 जिलों के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। जारी अधिसूचना के मुताबिक महिला अग्निवीर की सैलरी पुरुष अग्निवीर की तरह ही होगी। अगली खबर, बिहार में अब गोवा से ज्यादा पर्यटक आ रहे। पर्यटन विभाग ने बनाई नई योजना। बिहार में बढ़ रही साल दर साल पर्यटकों की संख्या को देखते हुए पर्यटन विभाग ने नई योजना बनाई है। इसके तहत विभाग ने तय कर दिया है कि सभी पर्यटन स्थल को अब स्थानीय संस्कृति से जोड़ा जाए, ताकि पर्यटकों को इसकी जानकारी मिल सके। चूँकि बिहार की संस्कृति काफ़ी समृद्ध और फैली है, जिसमें मिथिला पेंटिंग, नृत्य कला और हर जगह का अपना रहन सहन एवं खान पान है। इसलिए विभाग ने पर्यटन स्थलों पर इसे तस्वीरों के माध्यम से दर्शाने का निर्णय लिया है। विभाग अपने सभी होटल एवं रेस्टोरेंट को नए सिरे से सुंदर बनाने में जुटा है। होटल को सुंदर बनाने के लिए मिथिला पेंटिंग का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए छात्रों को मौका देने का निर्णय लिया गया है। 15 अगस्त के बाद इस दिशा में तेजी से काम शुरू हो जाएगा। विभाग होटल और रेस्टोरेंट को दोबारा से लीज पर लेगा और जिसमें पर्यटकों के लिए खास सुविधाएं बढ़ाने एवं सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और खान पान का रेट भी बाहर के खाने से बिल्कुल ही कम होगा।
अगली खबर, बिहार के किसानों के खाते में जल्द पहुंचेगी डीजल अनुदान की राशि। बिहार में अब तक आधी ही हो पाई है धान की रोपनी। बिहार में कम बारिश के चलते किसानों की धान समेत खरीफ की फसल खराब है। ऐसे में नीतीश सरकार किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान देने जा रही है। किसानों के आवेदनों की जांच जल्द कर डीजल अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को राशि उपलब्ध करा दी गई है। कम बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने समीक्षा बैठक करके कई निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कृषि विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को डीजल अनुदान जल्द ही उपलब्ध करवाया जाए। डीजल अनुदान की सहायता को ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था भी की गई है और सभी जिला पदाधिकारियों को इस कार्य की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, बिहार में जल्द ही शुरू होगी 7वें चरण की शिक्षक बहाली। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बहाली की प्रक्रिया सितंबर महीने के अंत तक शुरू कर दी जाएगी। ये भी बताया कि छठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को अगस्त महीने के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि छठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया के तहत अभी नियुक्ति चल रही है। छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को अगस्त महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान होने वाली सभी समस्याओं को अगले चरण यानी कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया में दूर कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बिहार में शिक्षक नहीं मिल पाने जैसी कोई स्थिति नहीं है। सरकार ने सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को अपनी मर्जी के मुताबिक नियोजन इकाइयों में आवेदन करने की सुविधा दे दी थी। इसी कारण से अभ्यर्थी सही नियोजन इकाई के सामने सही वक्त पर उपस्थित नहीं हो पाए और बहुत सारी सीट खाली रह गई। अगली खबर, बिहार में 20 सूत्री कार्यक्रम के गठन की तैयारी तेज। बीजेपी की मांग के बाद जेडीयू ने भी दी सहमति। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक में बीजेपी के विधायकों ने पिछले कई वर्षों से 20 सूत्री के गठन नहीं होने पर आपत्ति जताई और इस पर केंद्रीय नेतृत्व से हस्तक्षेप करने की मांग की। बिहार में 20 सूत्री कार्यक्रम के गठन को लेकर एक बार फिर से आवाज उठने लगी है। एनडीए के नेताओं ने सरकार से मांग की है कि एनडीए पार्ट 1 2006 में जिस तरह 20 सूत्री का गठन किया गया था उसी तरह फिर से 20 सूत्री का गठन किया जाए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ विधायकों और सांसदों की बैठक में भी यह मुद्दा बीजेपी के विधायकों ने उठाया था। विधायकों ने पिछले कई वर्षों से 20 सूत्री के गठन नहीं होने पर आपत्ति जताई और इस पर केंद्रीय नेतृत्व से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। 20 सूत्री के गठन को लेकर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि यह राज्य के लिए और सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का ये एक माध्यम होता है। अगली खबर, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा कि देश में पानी की गुणवत्ता बिगड़ रही है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक हम जो पानी पीते आ रहे वह जहरीला है। देश के लगभग सभी राज्यों के अधिकांश जिलों में ग्राउंड वाटर में ज्यादा मात्रा में जहरीले एलिमेंट पाए गए। जल शक्ति मंत्रालय के एक दस्तावेज के मुताबिक देश की 80% से ज्यादा आबादी को जमीन से पानी मिलता है। अगर भूजल में ज्यादा मात्रा में खतरनाक एलिमेंट्स मिलते हैं तो इसका मतलब है कि पानी जहर बन रहा। राज्यसभा में सरकार ने रिहायशी इलाकों की संख्या भी बताई जहां पीने के पानी के सोर्स प्रदूषित हो चुके हैं। इसके अनुसार 671 क्षेत्र फ्लोराइड से, 814 क्षेत्र आर्सेनिक से, 14,079 क्षेत्र आयरन से और 9,930 क्षेत्र सलिनिटी से, 517 क्षेत्र नाइट्रेट से और 111 क्षेत्र हैवी मेटल से देश में प्रभावित हो चुके हैं। 25 राज्यों के 209 जिलों में भूजल में आर्सेनिक की मात्रा 0.01% पाई गई है और 29 राज्यों के 491 जिलों में भूजल में आयरन की मात्रा 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी ज़्यादा है। 11 राज्यों के 29 जिलों में भूजल में कैडमियम की मात्रा 0.003 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक पाई गई। 16 राज्यों के 62 जिलों में भूजल में क्रोमियम की मात्रा 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक पाई गई। 18 राज्यों में 152 जिलों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा 0.03 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक पाई गई। ऐसे केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि पानी राज्य का विषय है, इसलिए लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराना राज्यों की जिम्मेदारी है। हालांकि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही। अगली खबर, देश में मंकी पॉक्स के 8 केस आए, 1 की मौत। केरल के बाद दिल्ली में भी मंकी पॉक्स का नया मामला सामने आया। मरीज नाइजीरिया का है लेकिन दिल्ली में ही रहता है। इसकी कोई हालिया ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसके बाद देश में मंकी पॉक्स के मरीजों की संख्या 8 पहुंच चुकी है। इनमें दिल्ली में 3 और केरल में 5 मामले दर्ज हैं। वहीं केरल में 30 जुलाई को एक मरीज की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 3 संक्रमितों में से 2 नाइजीरिया के नागरिक हैं। इधर केंद्र ने बढ़ते मामलों के बीच एक टास्क फोर्स का गठन किया है।